नमस्कार दोस्तों। द्रोणाचार्य स्टडी पॉइंट यानी डीएसपी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की। यदि आप लोगों को वीडियो में कुछ परेशानी आ रही है या अच्छी नहीं लग रही है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। कुछ दिनों में बोर्ड खरीद लूँगा तो बोर्ड के द्वारा ही आप लोगों को पढ़ाया करूँगा। आपको अभी केवल आयोग की ही वीडियो मिल रही थी, इसलिए मैं आपको एमपीजी के भी एक वीडियो डेली प्रोवाइड कराऊँगा। मैं आपको बता दूँ, डेली आपको एक आयोग की वीडियो मिलेगी और उसके ऑब्जेक्टिव भी लगाने को दूसरे दिन दिए जाएंगे, जो मैं खुद लगवाऊंगा। रिवीजन यानी 20 या 25 दिन में 20 या 25 दिनों में आपके आयोग कंप्लीट हो जाएंगे विथ ऑब्जेक्टिव। हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर पीडी और मेंस दोनों में दिया गया है। यदि आपने अभी तक मेंस का सिलेबस नहीं देखा 2020 का तो देख लीजिए। पेपर सेकंड यानी पॉलिटी के पेपर में यूनिट 2 और यूनिट 3 में आयोगों के बारे में बताया गया है। देख सकते हैं आप, पहले वीडियो को देखिए, इसके बाद आप चैप्टर को भी देख लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान इसको कब मिला, यानी कहाँ दिया गया। भाग 5 अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक की बात की गई है कैग की। संरचना की बात करते हैं तो एकल सदस्य की संस्था है। नियुक्ति की बात करें राष्ट्रपति द्वारा। पद की अवधि 6 वर्ष 65 वर्ष। पद से हटाया जाना राष्ट्रपति के द्वारा, जो अभी तक होता आया है वही है। प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं तो कैग के नरहरि राव जी, नरहरि राव 1948 से 1954 तक। कार्य एवं शक्तियों की बात करते हैं आगे वीडियो में। महत्वपूर्ण संशोधन भी जो हुए उन्हें भी देखते हैं, क्या क्या संशोधन हुए, इन सबको विस्तार से जानते हैं वीडियो में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपके 5 या 6 क्वेश्चन हर पेपर में आते ही हैं। आपने देखा होगा एक्ट के भी हर पेपर में 7 या 8 क्वेश्चन आते थे प्री में, मेंस में भी आते हैं। सॉरी, इस चैप्टर से भी आएंगे 7 या 8 क्वेश्चन, इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और एक यहाँ ये भी है कि प्री और मेंस दोनों में दिया गया है, इसलिए आप अभी पढ़ लीजिए। तो अभी का आपका मेंस में भी काम आ जाएगा, क्योंकि जस्ट इसके बाद मेंस है। आपको प्री बस तो निकालना नहीं है, निकालना तो मेंस भी है, इसलिए आप प्री और मेंस दोनों साथ में लेकर चलें। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेंस लें, मतलब जो चैप्टर है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा मेंस में, इसलिए अभी से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। चलिए देखते हैं, इनको जानते हैं विस्तार से। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 5वां आयोग। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेख की व्यवस्था की गई है, जिसे महालेख परीक्षा कहा गया जाता है। यह भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का मुखिया होता है। किसका? लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह लोक सेवा वित्त का संरक्षक होता है और देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण भी। इसका नियंत्रण राज्य व केंद्र दोनों पर होता है। इसका नियंत्रण की बात करें, राज्य व केंद्र दोनों पर होता है। इसका कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभाले। जबकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। संघ लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा।
यह लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। ये किसने कहा था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। जैसे यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। जैसे उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1900, ये फैक्ट हैं, इनको नोट्स मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि आप नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1753 में व्यापारिक आय व्यय करने के लिए लेखा एवं लेखा परीक्षण स्थापित किया। सन 1897 में लॉर्ड कैनिंग ने महालेखा पद सृजन किया, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में। मैंने आपसे पहले भी बोल दिया, मैं 1 या 2 किताबों से उनको बनाता हूँ, हो सके तो तीसरी किताब भी मैं यूज करता हूँ। 3 किताबों से जहाँ देखकर मैं एक फैक्ट बनाता हूँ, इसलिए आप इनको नोट्स में ज़रूर लिखते जाइए, क्योंकि अभी आपको PDF नहीं मिल पाएगी किसी कारणवश। अब हम बात करते हैं सन 1919 में चेम्सफोर्ड के सुधारों के पश्चात 1920 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों के पश्चात 1920 में स्वतंत्रता प्रदान करने के सुधार दिए गए। 1935 में प्रावधान किया गया कि संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के समान महालेखा परीक्षक को सुधार प्रदान किए जाएं। स्वतंत्रता के पश्चात 1950 में महालेखा परीक्षक का नाम बदलकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया गया। इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से बन रहा है। 1950 में महालेखा का नाम कब बदला गया? तो महालेखा परीक्षक कर दिया गया 1950 में। पहले ये केवल परीक्षक नियंत्रक था, महालेखा परीक्षक कर दिया गया। महालेखा परीक्षक था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया गया, परीक्षक कर दिया। श्री नरहरि स्वतंत्र भारत के कैग बनाए गए। संरचना की बात करें, एकल सदस्य की संस्था है, संवैधानिक प्रमुख होता है। नियुक्ति एवं कार्यकाल की बात करते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती, कार्यकाल 6 वर्ष, 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। कार्यभार संभालने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखना होगा, इसके कार्यकाल है। और अब हम बात करते हैं विधियों की मर्यादा बनाए रखना, विधियों की मर्यादा को भी बनाए रखना। राष्ट्रपति द्वारा उसी तरह हटाया जाता है जिस प्रकार न्यायालय के न्यायाधीश को, किस प्रकार हटाया जाता है? न्यायालय के न्यायाधीश को, या फिर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा भी हटाया जा सकता है। वेतन भत्ते में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इसका वेतन होता है, जो कि राज्य की भारत की संचित निधि में से दिया जाता है। अब हम बात करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो बी नरहरि राव जी, जो कि 1948 से 1954 तक रहे। गिरीश चंद्र मुर्मू 1920 से अब तक हैं, वर्तमान में आ जाता है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं वर्तमान में। भारत के कैग के अनुच्छेद की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 150 में बात करते हैं संघ तथा राज्यों के लेखा के प्रकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 191 प्रतिवेदन दिया जाता है, जो कि राष्ट्रपति को। सबसे पहले बात करते हैं कार्य की। संसद द्वारा आवंटित धन उसी उद्देश्य हेतु व्यय किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिए दिया गया हो। प्रत्येक खर्च की वित्तीय आलोचना करना यदि आप लोगों को लग रहा है कि वीडियो थोड़ा तेज है, मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। और यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा
तो कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन इसको आपको पढ़ना पड़ेगा 2 या 3 बार, तभी समझ में आएगा। एक बार तो में तो आएगा नहीं, इसलिए आप 2 या 3 बार इसको पढ़िए, जरूर समझ में आएगा। कर्तव्य की बात करते हैं। भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि और संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो, सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के लेखा किस रूप में रखे जाने चाहिए। अभी मेंस में पूछ सकता है कि कैग के कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने आपसे पहले भी बोला कि मैं आप लोगों को प्री और मेंस दोनों के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। केंद्र सरकार के लेखों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखते हैं। संसद यानी संसद में रखते हैं, किसके अनुच्छेद 151 के तहत। राज्य सरकार के लेखों की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जो विधानमंडल में रखते हैं। रिपोर्ट की बात करें, केंद्र सरकार की संसद में, राज्य सरकार की विधानमंडल में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ऐसे ही तो फैक्ट पूछे जाते हैं प्री में। कर या शुल्क की शुद्ध आगामी पर निर्धारण और प्रमाणन करता है अनुच्छेद 297 के। उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। शुद्ध आगामों का अर्थ है कर या शुल्क की प्राप्तियां जिसमें संग्रहण की लागत सम्मिलित ना हो। कैग। अब हम बात करते हैं कैग की शक्तियों की। किसी विभाग के लेखा प्रपत्र की जांच कर सकता है, प्रपत्र की जांच कर सकता है। किसी कार्यालय या संगठन का अंकेक्षण कर सकता है। लेखा रिपोर्ट बनाने के लिए कोई आवश्यक सूचना प्राप्त, निरीक्षण करना। कैग को संवैधानिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। संसद के द्वारा कैग की प्रतिवेदन और लोक लेखा समिति सार्वजनिक उपक्रम समिति को सौंपा जाता है। अब हम बात करते हैं लोक लेखा समिति की। लोक लेखा समिति की भारतीय संसद द्वारा लोक लेखा समिति का एक प्रमुख वित्तीय नियंत्रक समिति है। स्थापना की बात करते हैं 1921 में। वर्तमान में 22 सदस्य थे, 7 राज्यसभा के और 15 लोकसभा के। 7 राज्यसभा 15 लोकसभा। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। नियंत्रक एवं महालेखा का सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। परंपरा के अनुसार विपक्षी दल का सदस्य ही अध्यक्ष नियुक्त होता था। के अनुसार विपक्षी दल का सदस्य अध्यक्ष नियुक्त होता था। प्रतिवेदन की बात करते हैं। जी हाँ, प्रतिवेदन यानी किसको होता? राष्ट्रपति 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता था। 3 तरीकों से प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता था। या विनियोग लेखाओं पर, सरकारी उपक्रमों पर या वित्त लेखाओं पर, 3 प्रकार से कर सकता था। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में ऑब्जेक्ट के साथ। मैंने आपसे बता दिया है कि एक वीडियो आपको इसकी मिलेगी और एक वीडियो मिलेगी ऑब्जेक्ट की। मैं आप लोगों को 10 या 15 अधिक से अधिक 25 मिनट में एक आयोग बताता हूँ। इसका कारण है कि मैं 2 या 3 घंटे पढ़कर ही आपको आयोग बता रहा हूँ, यानी लिखता हूँ और पढ़ता हूँ, तभी मैं 10-15 मिनट में आपको आयोग बता पाता हूँ। इसलिए आप वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, ताकि आप लोगों को यह वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगली